हेलो स्टूडेंट, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एप्सिलॉन स्टडी पॉइंट। तो इस चैनल में बीएससी फाइनल के स्टूडेंटों के लिए एक बुक चल रही है लीनियर प्रोग्रामिंग। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में टॉपिक चल रहा है ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। तो स्टूडेंट, पिछले वीडियो में एक प्रॉब्लम बताई थी कि ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है वो होता है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वैसे हम सॉल्व करते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, तीन मेथड हैं इसके। एक तो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड है, दूसरा लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड है, और तीसरा है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। लेकिन वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से जब क्वेश्चन लगाते हैं तो जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन निकलता है वो सबसे बेस्ट निकलता है, चाहे वो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड हो चाहे लोएस्ट कॉस्ट एंट्री मेथड हो। तो सबसे अच्छा मेथड, सबसे बेस्ट मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। पिछले टर्म पे, पिछले वीडियो में मैंने ये बताया भी था, एक प्रॉब्लम सॉल्व की थी वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से। तो आज हम एक दूसरी प्रॉब्लम लेके चलते हैं और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से इसको मैंने सॉल्व कर रखा है। लेकिन जो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन आता है वो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन की जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होती है उसको निकालते हैं, और फिर हम देखते हैं कि ये इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है कि नहीं। अब हमें ऑप्टिमल चेक करना है। ऑप्टिमल का मतलब है जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है ये और भी मिनिमम हो सकती है कि सबसे मिनिमम यही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है, ये हमको चेक करना है। और इस चेक करने के मेथड को कहते हैं ऑप्टिमलिटी टेस्ट। और इस मेथड से हम जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, या हम इसको कहते हैं मोदी मेथड, इसका यूज करते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर पहले इस मेथड को समझते हैं, ये मेथड कैसे लगाया जाएगा। तो इसमें आता है एक ऑक्यूपाइड सेल और एक अनऑक्यूपाइड सेल। तो देखते हैं ऑक्यूपाइड सेल क्या होती है, जिसमें एलोकेशन, जिस सेल में एलोकेशन रहता है, एलोकेट होता है, उसको हम कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल। और जिस सेल में एलोकेशन नहीं रहता है उसको कहते हैं अनऑक्यूपाइड सेल। यहाँ पर ये एक टेबल बनी हुई है। इस टेबल को हमने वोगल अप्रोक्सीमेशन मेथड से सॉल्व किया है इस प्रॉब्लम को। पिछले वीडियो में सॉल्व करने का मेथड बताया था, वहां से आप देख भी सकते हैं। और इसमें अब हमें ये चेक करना है कि ये जो सॉल्यूशन आया है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन, जब हम क्वेश्चन लगाते हैं तो पहला जो आंसर आता है वो इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन ही आता है, चाहे नॉर्थ वेस्ट से लगाया जाए, चाहे लोएस्ट कॉस्ट से लगाया जाए, चाहे वोगल्स से लगाया जाए। तो पहला जो आंसर है ये सॉल्यूशन है इनिशियल बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन। और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आई है 174 इसकी। तो हम ये देखते हैं कि ये ऑप्टिमल है कि नहीं है। तो इसमें जो ये सेल खाली बची हुई है इस सेल को कहते हैं अनऑक्यूपाइड सेल, ये है। और ऑक्यूपाइड सेल जिसमें एलोकेशन फिलअप रहता है उसको हम कहते हैं ऑक्यूपाइड सेल। तो ये ऑक्यूपाइड सेल्स हैं। अब इसमें जो अनऑक्यूपाइड सेल्स होती हैं उसमें यहाँ पर जो लिखा रहता है वो कॉस्ट होती है, ये कॉस्ट लिखी हुई है। इसके बाद में एक हम अभी सॉल्व करने का मेथड इस टेबल को बनाएंगे। इसमें यूआई और वीजे निकाला जाता है, कैसे निकालते हैं वो अभी बताते हैं। तो इसमें यूआई और वीजे को ऐड किया जाता है, फिर निकाला जाता है डीआईजे, यानी कि सीआईजे में से इसको सब्ट्रैक्ट किया जाता है। तो जो आंसर आता है उसको हम डीआईजे कहते हैं। लिखा हुआ है डीआईजे इक्वल टू सीआईजे माइनस यूआई प्लस वीजे। फिर हम चेक करते हैं कि ये डीआईजे टोटल के टोटल जो निकलते हैं टेबल में ये पॉजिटिव है कि एक आध जीरो है कि निगेटिव है। तो अगर डीआईजे से यहाँ पर जानकारी लेते हैं तो बताते हैं ये ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है और भी मिनिमम हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी। तो इस मेथड को यहाँ पर देखते हैं। पहला लिखा है इफ ऑल डीआईजे ग्रेटर देन 0। अगर सभी डीआईजे पॉजिटिव निकलते हैं तो बेसिक फिजिकल सॉल्यूशन होता है, उसको हम कहते हैं ऑप्टिमल। और ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट होती है ये सबसे मिनिमम होती है। इसके बाद चलते हैं सेकंड पर। अगर सभी डीआईजे पॉजिटिव हो लेकिन कम से कम एक डीआईजे 0 भी हो तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकलता है। यानी कि जो सॉल्यूशन होगा ये एलोकेशन के प्लेसेस चेंज हो जाएंगे, आंसर बदल जाएगा, लेकिन सॉल्यूशन की जो कॉस्ट होगी वो ऑप्टिमल यानी कि बिल्कुल मिनिमम होगी। यानी 174 है तो 174 अगर हम निकालते हैं तो इतनी ही रहेगी।
और सॉल्यूशन की यहाँ पर प्लेसेस बदल जाएंगे, तो इसको हम कहते हैं अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो लिखा हुआ है इफ ऑल डी आई जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 विद एटलीस्ट 1 डी आई जे इक्वल टू 0 देन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल बट अल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। यानी कि दूसरा भी आंसर आएगा लेकिन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं इफ एटलीस्ट 1 डी आई जे लेस देन 0, अगर एक भी डी आई जे निगेटिव निकल आया तो फिर ये जो सॉल्यूशन है ये ऑप्टिमल नहीं होगा। यानी कि ट्रांसपोर्टेशन जो कॉस्ट आई है ये और भी कम हो सकती है, और हो नहीं सकती, होगी, और भी कम होगी। अगर यहाँ पर डी आई जे एक भी नेगेटिव निकल आया तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है 174 इससे भी कम आएगी। तो हम इसको कहेंगे देन बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन इज नॉट ऑप्टिमल, और फिर हम इसको इम्प्रूव करेंगे। सो वी इम्प्रूव इट, कैसे इम्प्रूव करते हैं ये प्रॉब्लम आने पर आपको वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इस प्रॉब्लम को, चेक करते हैं कि ऑप्टिमल सॉल्यूशन है कि नहीं है। देखते हैं आगे ऑप्टिमलिटी टेस्ट। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो ये इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन की टेबल दी है, इस टेबल को यहाँ पर नोट करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो कॉस्ट लिखी हुई है यहाँ पर 15 है, यहाँ पर 10 है, 17 और 18, 17 और यहाँ पर ये 18 आया, 16, 13, 12। तो यानी कि यहाँ पर 16, यहाँ पर 13, यहाँ पर ये लिखा 12, 13, 12, 17, 20, 12, 17, 20 और 20 के बाद 11। एलोकेशंस भरे हुए हैं, ये एलोकेशंस यहाँ पर 1 है, इसके बाद 4 यहाँ पर 1 के बाद यहाँ पर 3 और यहाँ पर 2। ये एलोकेशंस भरे हुए। इसमें यहाँ पर UI लिखते हैं और इसमें यहाँ पर VJ लिखते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि जिस लाइन में, चाहे वो लाइन रो हो या कॉलम हो, सबसे ज़्यादा एलोकेशंस भरे हुए हैं उस कॉलम के सामने 0 लिखते हैं। केवल एक ही कॉलम या एक ही रो। यहाँ पर देखते हैं इसमें एलोकेशंस भरा हुआ है इस रो में, तो 1 एलोकेशंस है, इसमें 3 एलोकेशंस हैं और इसमें 2 एलोकेशंस हैं। यानी मैक्सिमम एलोकेशंस इस रो में है। कॉलम वाइज और चेक कर लें, यहाँ पर 1 केवल एलोकेशन भरा हुआ है, इसमें यहाँ पर एलोकेशन 2 भरे हुए हैं, इसमें 1 है और इसमें 2। तो सबसे ज़्यादा एलोकेशंस इस लाइन में है, तो इस लाइन के सामने रखते हैं यहाँ पर 0। और यहाँ पर देख लें अगर किसी लाइन में मान लिया यहाँ पर भी 2 ही एलोकेशन है, तो 2 एलोकेशन इसमें है और 2 एलोकेशन इसमें है और 2 एलोकेशन इसमें है, तो किसी एक के सामने 0 रखेंगे। सबसे ज़्यादा है तो उसी के सामने 0 रखते हैं, और अगर सभी में समान है यानी 2 या 3 लाइनें एक जैसी लिख रही हैं चाहे रो हो या कॉलम हो, तो किसी एक के सामने हम 0 लिखेंगे, फिर इस टेबल को मेंटेन करेंगे। तो यहाँ पर 1 लिखा हुआ है तो सबसे ज़्यादा एलोकेशन इस रो में है, तो इस रो के सामने यहाँ पर 0 पुट कर देते हैं। इसके बाद जिस सेल्स में एलोकेट है उसकी कॉस्ट देखते हैं। तो यहाँ पर एलोकेशन भरा हुआ है इसी 0 के सामने, तो यहाँ जो एलोकेशंस भरा हुआ है इसमें जो इसकी कॉस्ट होती है, इस कॉस्ट से इसको सब्ट्रैक्ट करके यहाँ पर नोट करते हैं, और जब ये यहाँ पर फिलअप हो जाता है फिर इसको यहाँ पर भरते हैं। यहाँ भरते हैं तो यही कॉस्टों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। कैसे करते हैं देखते हैं इसका मेथड। 13 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। फिर इसके सामने देखते हैं ये एलोकेशन भरा है, इसकी कॉस्ट है 12, तो इस 12 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ 12 आएगा। फिर यहाँ पर देखते हैं 13 है, तो 13 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 13 आएगा। इसके बाद यहाँ एलोकेशन नहीं है तो यहाँ पर इसको हम फिल नहीं कर पाएंगे। अब हम देखते हैं कॉलम वाइज, ये इस रो को यहाँ पर क्या फिल करना है। तो जो यहाँ पर भरे हुए हैं कॉस्ट, इसी के सामने देखते हैं, यानी कि यहाँ पर देखें यहाँ भरना है तो इसके सामने देखते हैं ये एलोकेशंस है, यहाँ पर 10 लिखा हुआ है इसकी कॉस्ट। इस कॉस्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे
और यहाँ पर लिखेंगे 10 में से 13 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ से मिलता है -3। अब यहाँ पर ये बचा हुआ है, इसके सामने देखते हैं। इसके सामने जो एलोकेशंस है वो है 4 की कॉस्ट है 11, तो 11 में से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा -2। अब यहाँ पर इसको यहाँ पर भरना है इस कॉलम को, तो देखते हैं इसके सामने जो एलोकेट है वो 3 है और 3 की जो कॉस्ट है वो 12 है। 12 में से इस 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12 माइनस -2, तो हो जाएगा यहाँ पर प्लस, तो इस तरीके से यहाँ पर लिखते हैं 14। तो ये यहाँ पर ui और vj को हमने इस तरीके से निकाला है। अब इसमें हम देखते हैं कि ui प्लस vj जो नॉन एलोकेटेड सेल है उसमें यहाँ पर ui प्लस vj लिखते हैं। जैसे इसमें यहाँ पर नॉन एलोकेटेड है तो इसमें यहाँ 14 लिखा हुआ है, यहाँ 13 लिखा हुआ है, इन दोनों को ऐड करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 11 और यहाँ पर लिखते हैं। इसके बाद इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो dij निकलेगा। 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करेंगे 4, तो ये देखो dij निकला, ये पॉजिटिव आया। अब यहाँ अनएलोकेटेड सेल है तो इसके सामने यहाँ पर 0 लिखा है, यहाँ 14 लिखा है, तो इन दोनों को ऐड करके यहाँ पर नोट करेंगे 14 आया और 16 में से 14 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 2 आया। ये भी dij जो निकला है ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद ये अनएलोकेटेड सेल है, इसमें देखते हैं 13 लिखा है, यहाँ 2 लिखा है, इसको ऐड करते हैं तो यानी यहाँ से मिलता है ऐड करने में 13 माइनस 2, तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 11। 17 में से 11 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि यहाँ से आ जाएगा 6, ये भी पॉजिटिव है। इसके बाद 12 यहाँ पर देखते हैं, 12 में इसको ऐड करेंगे तो यहाँ से 9 मिलेगा और 9 को 17 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, ये भी पॉजिटिव है। इसको इसमें ऐड करते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 10 और 20 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यानी कि यहाँ से मिल जाएगा 10। इसके बाद ये अनएलोकेटेड सेल है, इसमें इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर 10 आएगा और 18 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 8 आएगा, ये भी पॉजिटिव। यानी कि सभी dij पॉजिटिव निकले हैं, तो सभी dij पॉजिटिव निकलेंगे तो ये रूल लिखा हुआ है इसका, इफ ऑल dij ग्रेटर देन 0 देन बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल। यानी कि यही सॉल्यूशन होगा, कोई भी चेंज नहीं होगा और इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी ये सबसे कम है, मिनिमम है। इसको यहाँ पर नोट करते हैं और देखते हैं आगे। तो यहाँ पर स्टूडेंट, सिंस ऑल dij ग्रेटर देन 0 देयरफॉर करंट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड द प्रॉब्लम हैज यूनिक ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अगर सभी dij पॉजिटिव निकलते हैं तो करंट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन यानी कि जो सॉल्यूशन इनिशियल बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन आया था वो ऑप्टिमल होगा। अब उसको हम करंट बेसिक फीजिबल सॉल्यूशन कहेंगे, यानी जो आंसर आया था वही रहेगा और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट सबसे कम होगी तो मिनिमम जेड लिखेंगे। तो यहाँ पर x12 यहाँ पर 2 एलोकेट था, इसके बाद x22 यहाँ पर 1 एलोकेट था, x23 4 है और x24 1 है। इसके बाद यहाँ पर x3 थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम x31 3 है और x3 4 ये 4 है और इसकी जो यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगी उसमें हम लिखेंगे मिनिमम जेड और ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन होगा और मिनिमम। अब इसकी यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट देखते हैं तो यहाँ पर 10 × 2 13 × 1 12 × 4 13 × 1 और 12 × 3 और 11 × 4 और इसको सॉल्व करते हैं तो यानी कि यहाँ पर लिखते हैं कि मिनिमम z इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा 20 प्लस यहाँ पर 13 और प्लस यहाँ पर 48 प्लस 13 और प्लस यहाँ पर 36 और इसके बाद यहाँ पर स्टूडेंट आता है 44 और इसको सॉल्व करते हैं यानी कि यहाँ पर आता है मिनिमम z इक्वल टू 174, इसका आंसर आता है। तो ये है यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। अब अगले वीडियो में हम एक नई प्रॉब्लम के साथ लेके आएंगे, तो सभी स्टूडेंट इस वीडियो को शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन सभी स्टूडेंटों को मिल सके। दैट्स ऑल, आज इस वीडियो में यहीं तक।